आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 से। हम लोग 42 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो क्वेश्चन नंबर 43 है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। हमें क्या असर्शन दिया है कि ये वाला जो है गिवन पॉलिनोमियल इसका डिग्री 3 है। अच्छा, हम यहाँ देख सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पार कितना है, 3 है। तो चूंकि इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पार 3 है तो हम कह सकते हैं कि इसकी डिग्री 3 है, मतलब असर्शन बिल्कुल सही है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब हमें ये जज करना है, ये बताना है कि क्या इस पॉलिनोमियल में x प्लस 2 जो है वो उसका फैक्टर है। मतलब अगर हम इस पॉलिनोमियल को x प्लस 2 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा। तो हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है जो कहता है कि अगर हम फैक्टर को 0 के इक्वल कर दें तो x का वैल्यू क्या आएगा, -2। और इसी -2 को जब हम गिवन पॉलिनोमियल में प्लेस करेंगे, हमारा पॉलिनोमियल क्या है, fx इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। ठीक है, इसमें जब हम पॉलिनोमियल के वैल्यू को मतलब -2 को प्लेस करेंगे तो -2 का क्यूब प्लस 2 इंटू -2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ -2 तो ये आता है -8 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 2 -2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, -8 प्लस 8 हमें रिटर्न क्या देगा, 0। मतलब इससे ये कंफर्म हो गया कि ये वाला जो हमारा फैक्टर है ये बिल्कुल सही है कि x प्लस 2 इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से अगर हम उसके फैक्टर को या उसके वैल्यू को प्लेस करते हैं तो हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ठीक है, मतलब असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। लेकिन क्या अगर x प्लस 2 इसका फैक्टर है तो क्या ये होना जरूरी है कि वो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर ये x प्लस 2 इसका फैक्टर है तो ये कंफर्म करता है कि अबव पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है। इस चीज का डिग्री का फैक्टर से कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब है कि बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बी होगा। लेकिन इसका CISC साइट पर आप चेक करेंगे तो उसका ऑप्शन डी लिखा है, बट वो मेरे हिसाब से गलत है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें एक पॉइंट है -2,8 इज इनवेरिएंट अंडर रिफ्लेक्शन इन लाइन x इक्वल्स टू -2। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग बेसिकली एक कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ करेंगे। एक कार्टेशियन प्लेन है जहां पर x एक्सिस है और क्या है, y एक्सिस है। ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये वाला हमारा y एक्सिस हो गया। पॉइंट हमारा है -2,8, मतलब x एक्सिस पर -2, अगर इसे -1 माने तो यहां पर है -2 और 8 मतलब y कोऑर्डिनेट में 8 यूनिट अबव। तो अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 तो अप्रोक्सीमेटली यहां आएगा ना, वो पॉइंट कहां जाएगा, यहां। मतलब हम कंसिडर कर सकते हैं इस पॉइंट को -2,8। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट, जो गिवन पॉइंट है इसको हम लोग P कंसिडर कर लेते हैं एक बार के लिए। तो ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है -2,8 और इसको पूछा गया है कि क्या ये लाइन x इक्वल्स टू -2 पर अगर हम उसको रिफ्लेक्ट करें तो क्या इसका रिफ्लेक्शन बिल्कुल वही रहेगा। तो जरा देखिए कि x इक्वल्स टू -2 कौन सा लाइन है, x इक्वल्स टू -2 ये है ना। तो जो लाइन x एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो और -2 से पास करे उसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, x इक्वल्स टू -2। तो इस लाइन का इक्वेशन है x इक्वल्स टू -2। और आप खुद देख लो कि ये पॉइंट P है, अगर हम इस P पॉइंट को इसी लाइन को मिरर मानते हुए अगर हम रिफ्लेक्ट करें तो क्या इसका इमेज कहीं और जाएगा या वहीं रहेगा, बिल्कुल वहीं रहेगा। क्योंकि अगर पॉइंट यहां होता तो इसका रिफ्लेक्शन इधर आ जाता, लेकिन पॉइंट चूंकि उसी लाइन पर है तो ये पॉइंट जो P है वो इस x इक्वल्स टू -2 पर रिफ्लेक्ट होकर के भी वही पॉइंट हो जाएगा। इसलिए इस पॉइंट को हम लोग इनवेरिएंट बोल सकते हैं अंडर रिफ्लेक्शन अबाउट दिस लाइन। तो ये कहना बिल्कुल सही था, असर्शन बिल्कुल सही है कि ये पॉइंट का जब हम लोग x इक्वल्स टू -2 पे रिफ्लेक्शन करते हैं तो उसका
पोजीशन चेंज नहीं होगा, मतलब वो पॉइंट एक इनवेरिएंट पॉइंट है। रीजन है इफ अ पॉइंट हैज इट्स एक्स कोऑर्डिनेट 0, अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, अगर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पॉइंट कहां लाई कर रहा होगा, दैट मींस इट लाइज ऑन दी वाई एक्सिस। पॉइंट लाइंग ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। अगर उसी तरह से अगर y कोऑर्डिनेट 0 हो जाए तो पॉइंट कहां लाई करता है, x एक्सिस पे। कहा है कि अगर किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 हो जाए तो वो पॉइंट इनवेरिएंट हो जाता है अंडर रिफ्लेक्शन इन बोथ द एक्सिस। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि देयर इज अ पॉइंट, सपोज 1 2 3 4, सपोज हमने यहां पर एक एग्जांपल के लिए एक पॉइंट माना 0,4। तो अगर हमें 0,4 को y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करें तो क्या ये पॉइंट वेरिएट है या इनवेरिएट है? ऑब्वियसली इनवेरिएट है। अगर हम y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करें तो ये पॉइंट वहीं रह जाएगा। लेकिन अगर हम इस पॉइंट को x एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट 1 2 3 4 मतलब -4 पर आ जाएगा ना, उसका रिफ्लेक्शन -4 पर आ जाएगा। मतलब ये कहना गलत है कि वो बोथ दी एक्सिस के अबाउट इनवेरिएट होता है, बल्कि वो एक एक्सिस के अबाउट इनवेरिएट होगा, दैट इज y एक्सिस। तो मतलब रीजन गलत है और असर्शन हमारा सही है। तो क्या बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यस, असर्शन इज ट्रू एंड बट रीजन इज फॉल्स। प्लीज आप लोग ये सारे फिगर्स को ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, जो कहता है कि ये एक डाइस है, मतलब समझ लो कि एक कूट का डाइस बना हुआ था, मतलब कार्डबोर्ड से बना था। उस कार्डबोर्ड को वापस खोल के दिखाया है कि इस डाइस में कौन कौन से नंबर्स हैं। नंबर्स क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। और क्वेश्चन कह रहा है व्हेन अ डाई इज कास्ट विथ नंबरिंग ऑन इट्स फेसेस। एक डाइस का शेप क्या होता है? क्यूब। और उस क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। और हर फेसेस पे नंबरिंग होता है जो नेचुरल नंबर्स होता है, which is less than equals to 6, 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन पूछा है द रेशियो ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी का रेशियो पूछा है, ठीक है। हम लोग ये पता लगाते हैं कि इसमें कंपोजिट नंबर्स कितने हैं। अच्छा, आपको ये ध्यान रखना होगा कि 1 जो होता है इट इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। जो नंबर 1 होता है ना ही वो प्राइम नंबर कहलाता है, ना ही वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो अगर हम बात करें प्राइम नंबर्स का, तो हमारे पास प्राइम नंबर्स क्या है? 2 है, 3 है और 5 है। दीज आर प्राइम नंबर्स, हमने P लिख दिया। कंपोजिट नंबर्स की बात करें तो जो नंबर प्राइम नहीं होता है वो कंपोजिट होता है, तो 4 एंड 6 ये नंबर्स कंपोजिट है। आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर। तो बच्चे ये बताओ कि कंपोजिट नंबर कितना है? 2 है, तो हम ऊपर 2 लिखेंगे। और प्राइम नंबर कितना है? 3 है, तो 2:3 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ ए, यहां पर एक मैट्रिक्स है ए और जिसका ये वैल्यूज एलिमेंट्स मेंशन्ड है, जो एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 2 रो है और 2 कॉलम। और यहाँ पर दूसरा मैट्रिक्स है बी, जिसे हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है। इसमें कितने रोज हैं? 2 रो हैं। और कॉलम कितने हैं? 1, ठीक है। इसमें कॉलम 1 है और रो 2 है। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स ए को एक कोई अननोन मैट्रिक्स m से मल्टीप्लाई करें और उससे जो हमारा रिटर्न मैट्रिक्स है या रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो है मैट्रिक्स B, तो बताना है आपको कि मैट्रिक्स M का ऑर्डर क्या होगा। एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि मैट्रिक्स M का ऑर्डर A इंटू B है। अच्छा, हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स जो A है उसका ऑर्डर क्या है? हमेशा ध्यान रखना कि मैट्रिक्स लिखने के लिए हमेशा रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसमें रोज कितने हैं? 2 और कॉलम कितने हैं? 2, ठीक है। और जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स B है इसमें कितने रोज हैं? 2 है और कॉलम कितने हैं? 1 है। अब यहां पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का प्रॉपर रूल होता है, जो रूल कहता है कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो
सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग रोज को कॉलम्स के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो से मैच होना चाहिए। मतलब ये 2 है, सो दिस शुड बी 2, तो मतलब ए का वैल्यू हो गया 2। और जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम होता है। इसका मतलब 2 इंटू समथिंग, और यहाँ पर 2 इंटू 1 है, तो बी का जगह कौन लिया है? 1। तो मतलब पता चल गया कि ए का वैल्यू है 2 और बी का वैल्यू क्या है? 1। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी क्या हो गया? 2 इंटू 1। सो विच इज द करेक्ट आंसर? 2 इंटू 1। दिस इज द ऑर्डर, दैट इज 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये आपको प्रोडक्ट का रूल पता होना चाहिए कि हम जब किसी एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, सो कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। और प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होता है जो फर्स्ट मैट्रिक्स का रोज मल्टीप्लाइड बाय सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम होता है। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 47। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास कुछ गिवन रियल नंबर्स है a1, a2, a3 डॉट डॉट डॉट। सिमिलरली हमारे पास कुछ सेट ऑफ ऑल भी रियल नंबर्स है b1, b2, b3, सच दैट कि अगर हम फर्स्ट वाले सेट को अगर हम सेकंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू से माइनस करें तो a1 माइनस b1 का रिजल्ट वही आएगा जो a2 माइनस b2 का रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, उसी तरह से a3 माइनस b3 का रिजल्ट सेम आ रहा है। ये सारे डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। जैसे अगर हम माने कि हमारे पास जो पहला रियल नंबर है वो है 5, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट डॉट। अगर हम b1, b2 को सपोज एज्यूम कर लें 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट, तो अगर हम 5 में 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 3। 6 में 3 को माइनस करेंगे तो भी 3। 7 में से 4 माइनस करेंगे तो भी 3, और 8 में से 5 करेंगे तो भी 3। इस तरह से सारे वैल्यूज आइडेंटिकल आ रहे हैं। तो फिर पूछा है कि अगर ये सारे वैल्यूज डिफरेंसेस आइडेंटिकल आएंगे तो फिर वो a1 माइनस b1, a2 माइनस b2, a3 माइनस b3 क्या फॉर्म करेगा? तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डिफरेंस है, मतलब सेकेंड टर्म में से जब हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। फिर अगर हम इस टर्म में भी किसी भी दो टर्म का डिफरेंस तो सेम आ रहा है, तो अगर डिफरेंसेस सेम आ रहा है तो वी कैन कंसिडर कि डिफरेंस 0 है, इसलिए ये क्या है? अरिथमेटिक सीरीज है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जहां पर डिफरेंस क्या है? 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट is dash if it moves such that it keeps a fixed distance from a fixed point। तो देखो लोकस क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि लोकस क्या है तो लोकस बेसिकली इज अ मूविंग पॉइंट। तो लोकस एक मूविंग पॉइंट होता है और वो किस तरह से पॉइंट मूव कर रहा है, ठीक है, या लोकस हम सेट ऑफ पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। जब हम सारे सेट ऑफ पॉइंट्स को, बचपन में आप लोग ट्रेसिंग करते होंगे, तो जब सारे हम पॉइंट्स को ट्रेस कर देंगे तो ये लोकस है, मूविंग पॉइंट। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो पॉइंट है वो कुछ इस तरह से मूव किया ताकि वो एक किसी फिक्स्ड पॉइंट से उसकी दूरी हमेशा बरकरार है। देखो अगर हम एक पॉइंट यहां पर मान लें कि एक पॉइंट है ये, और अगर हमको इस पॉइंट के अबाउट मूव करना है सच दैट कि मेरा दूरी इस पॉइंट से बराबर रहे, तो शायद हम इस तरह से मूव करेंगे। और हम इस तरह से मूव करते हुए इस फिक्स पॉइंट से अप्रोक्सीमेटली दूरी को क्या करना चाह रहे हैं? बराबर रखना चाह रहे हैं। तो मतलब ये ट्रेसिंग ऑफ द पॉइंट्स, अगर हम सारे पॉइंट्स को मिला दें तो वो क्या फॉर्म कर रहा है? सर्कल। ठीक है, तो सर्कल इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये एक सर्कल का डेफिनेशन भी है, द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वेरी क्लियर है, ये लोकस का डेफिनेशन में ही है। स्टार्टिंग में ही आपको सर्कल को सेलिना बुक में बता रखा है कि सर्कल को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, या फिर आप सर्कल चैप्टर में भी देखेंगे तो सर्कल को इसी तरह से डिफाइन करता है, दैट इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स इन अ वे दैट इट कीप्स अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। नेक्स्ट है, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड द डैश ऑफ अ ट्रायंगल। अगर हम एक ट्रायंगल बनाएं, ठीक है, और इस ट्रायंगल में
अगर हम एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करें, सपोज इसका एंगल बाइसेक्टर ऐसे पास करेगा और इसका एंगल बाइसेक्टर इस तरह से कुछ पास करेगा और इसका एंगल बाइसेक्टर भी कुछ इस तरह से पास करेगा, तो ये सारे एंगल बाइसेक्टर किसी एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो वो दैट इज कॉन्करेंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर। दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जहां पर सारे एंगल बाइसेक्टर्स क्या किए हैं, मीट किए हैं। हमने यहां पर क्या ड्रॉ किया है, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, ठीक है। ओके, तो ये जो एंगल बाइसेक्टर्स है ये हम लोग कंस्ट्रक्शन में बनाते हैं। जब हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे या आपने पढ़ा होगा तो आप देखे होंगे कि वहां पर हम लोग एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करके इन सर्कल फॉर्म करते थे, राइट। और वो इन सर्कल को फॉर्म करने के लिए हम लोग पहले इन सेंटर फाइंड करते हैं, तो वो पॉइंट क्या है, इन सेंटर। सो इन सेंटर इज द करेक्ट ऑप्शन। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो हम लोग सारा एमसीक्यूज कवर कर चुके हैं, 1 से 49 तक हमारा एमसीक्यूज था। अब हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चन नंबर 50 से बिगिन हो रहा है और वो 77 तक जाएगा, और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो इसको भी हम लोग को बनाना होगा। लेकिन इन क्वेश्चंस में ऑप्शंस नहीं गिवन है, तो हम लोग इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। सो लेट अस कंटिन्यू विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, जहां पर क्वेश्चन कहता है कि एक शॉपकीपर है, उसने किसी प्रेशर कुकर को मार्क किया 1800 रुपए, ठीक है। एक प्रेशर कुकर का कितना प्राइस है, 1800, और द रेट ऑफ जीएसटी ऑन द कुकर दैट इज प्रेशर कुकर इज 12%, रेट ऑफ जीएसटी 12%। लेकिन अब आप बताओ कि 1800 रुपए उसका मार्क प्राइस है, प्लस उस पर 12% जीएसटी भी लग रहा है, तो उसका प्राइस और भागेगा ना, और ज्यादा हो जाएगा। कस्टमर का कहना है कि मेरे पास 1792 है, आप प्लीज प्राइस को मतलब कुकर पे कुछ ऐसा डिस्काउंट दे दो ताकि उस डिस्काउंट के बाद जब उस पर 12% को जोड़ा जाए तो हमारा टोटल प्राइस 1792 ही निकल के आए। तो मान लेते कि शॉपकीपर जो भी डिस्काउंट दिया, उस डिस्काउंट के बाद उसका मार्क प्राइस जो है, मतलब सेलिंग प्राइस, वो चेंज हो जाएगा ना। तो लिखते हैं, एज्यूम करेंगे कि लेट दी reduced marked price be x। हमने माना कि जो भी डिस्काउंट है, उस डिस्काउंट के बाद उसका रेड्यूस्ड होने के बाद जो प्राइस हो गया वो x हो गया, तो उस x पर 12% जीएसटी भी तो पे करना है, ठीक है। तो वो रेड्यूस्ड प्राइस पर जब वो 12% जीएसटी पे करेगा तो उसका टोटल बिल अमाउंट कितना होना चाहिए, 1792। ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो x प्लस 12/100 इंटू x इज इक्वल्स टू 1792, ठीक है। ये क्या आएगा, 112x इज इक्वल्स टू 1792 मल्टीप्लाइड बाई 100। x का वैल्यू आएगा 1792 इंटू 100 अपॉन 112। अगर हम इसको 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 1792 डिवाइडेड बाई 112, 1 टाइम्स में 112, 7, 6 और 6 टाइम्स में ये 672 आ जाएगा, मतलब 16 टाइम्स में पूरा कट गया और ये आ गया 1600 रुपए। मतलब जो प्रेशर कुकर का प्राइस 1800 रुपए था, उसका आफ्टर रिडक्शन या आफ्टर डिस्काउंट हम कह सकते हैं कि उसका प्राइस क्या हो चुका है, 1600। तो दैट मीन्स डिस्काउंट कितने का हुआ, तो डिस्काउंट मिला 1800 माइनस 1600, मतलब 200 रुपए का डिस्काउंट मिला। अब आपको ये देखना है कि डिस्काउंट जो 200 रुपए का मिला वो कितने अमाउंट पर मिला, 1800 पे 200 का डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलेगा, डिस्काउंट अपॉन 1800 इंटू 100, ठीक है। तो हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे, तो 100 अपॉन 9, 9 1 जा 9, 9 इंटू 11, 99, रिमाइंडर 1/9, और हम लोग इसको नियर अबाउट कह सकते हैं कि 11.11% का डिस्काउंट मिला। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट द कंटेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एक मैन है जिसने एक रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया, ठीक है, और उसने ये अकाउंट को कहां ओपन किया है, एक ब्रांच ऑफ पीएनबी। पीएनबी स्टैंड्स फॉर पंजाब नेशनल बैंक। द मैन
deposits certain amount of money per month such that after 2 years मतलब 1 year is corresponding to 12 months, तो 2 साल में 24 months। तो द इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड मतलब जो भी उसको ब्याज मिला, इंटरेस्ट मिला, वो इक्वल टू उसके मंथली डिपॉजिट्स के इक्वल है। उसका मंथली डिपॉजिट्स अगर 100 रुपए है तो उसको 2 साल में उसका ब्याज 200 रुपए 100 रुपए हुआ है। अगर वो 500 रुपए हर मंथ जमा करता है तो 2 साल में उसका ब्याज 500 रुपए हुआ है। तो आपको बताना है कि रिटर्न परसेंट आखिर बैंक क्या दे रही है या रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रही है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम इसको साइड कर देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें यह देखना है कि टोटल मंथली डिपॉजिट कितना है। लेट द मंथली डिपॉजिट बीपी, अगर ये पी अमाउंट को डिपॉजिट कर रहा है 24 मंथ्स के लिए, नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो चुके हैं 2 into 12 दैट इज इक्वल्स टू 24 मंथ्स। तो अगर 24 मंथ्स तक ये पैसा को जमा करेगा बैंक में तो इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा P इंटू एन, एन कितना है 24 इंटू एन प्लस 1 25 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट R बाई 100 इंटू 2 इंटू 12। जबकि क्वेश्चन में खुद कहा है कि उसको जो इंटरेस्ट मिला 2 साल में दैट इज इक्वल टू द मनी डिपॉजिटेड एवरी मंथ। तो हम इस इंटरेस्ट को प्रिंसिपल P के इक्वल कर देंगे तो फिर आ जाएगा ये 24 और 12 कट के 2 आएगा, 2 कैंसिल हो गया तो क्या आ रहा है P, अच्छा 25 4 100 तो P बाई 4 इंटू R, P कैंसिल हो गया तो हम लिख सकते हैं कि R का वैल्यू कितना आ गया है 4%। मतलब ये बैंक कितना परसेंट हमें रिटर्न दे रही है 4% रिटर्न दे रही है, जिसकी वजह से जो मंथली डिपॉजिटेड है, टोटल मनी डिपॉजिटेड है 2 इयर्स में और वो हमें रिटर्न इंटरेस्ट दे रहा है 1 मंथ के मंथली डिपॉजिट के इक्वल। सो प्लीज पॉज दिस वीडियो टू नोट द कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें अक्षय बाइज 350 शेयर्स। अक्षय ने कितना शेयर्स को परचेज किया है, अक्षय यहां पर 350 शेयर्स को परचेज करता है और वो शेयर्स नॉमिनल वैल्यू 50 रुपीज का है, जो पार वैल्यू ऑफ अ कंपनी, मतलब परचेज किया है 50 रुपीज पे नहीं, परचेज किया है 50 से ज्यादा, ठीक है, या डिफरेंट वैल्यू पे। द डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी, कंपनी कितना परसेंट डिविडेंड पे कर रही है 14% और कंपनी का रिटर्न परसेंट 10 है। आपसे पूछा गया है कि मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितना है। तो ऐसा करते हैं, हमारे पास एक बेसिक रिलेशन है दैट इज डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल्स टू रिटर्न परसेंट ऑफ मार्केट वैल्यू। ये फॉर्मूला शायद हम चौथी बार या 5वीं बार अप्लाई करने जा रहे हैं। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है जो इस पीडीएफ में बहुत जगह पर पूछा है। तो डिविडेंड परसेंट कितना है 14%, तो 14% ऑफ 50 रुपीज, रिटर्न है 10%, तो 10% ऑफ मार्केट वैल्यू नहीं पता, एमवी मान लेते हैं। तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो मार्केट वैल्यू कितना आ जाएगा 14 इंटू 50 अपॉन 10, मतलब 70 रुपीज। जो शेयर 50 रुपीज नॉमिनल वैल्यू का है, मार्केट वैल्यू शेयर का 70 रुपीज है। फिर आप पूछोगे सर 350 का यूज नहीं हुआ। यस, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है क्योंकि हमसे मार्केट वैल्यू सिर्फ एक शेयर का पूछा है, तो फिर 350 का इस क्वेश्चन में कोई यूज नहीं है एंड इसका करेक्ट आंसर है 70 रुपीज, दैट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, जहां कह रहा है कि एक इनइक्वेशन गिवन है। आप देख सकते हैं ये जो इनइक्वेशन है, इस इनइक्वेशन को बनाने के लिए हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं और फिर कहा है कि अगर x रियल नंबर से बिलोंग करता है तो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू क्या है, और अगर हम x को होल नंबर से बिलोंग करा दें तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है। तो हम लोग इस इनइक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 1/2
2x minus 1 लेस देन इक्वल्स टू 2x प्लस 1/2। ये एक पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट है 2x प्लस 1/2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 1/2 प्लस x। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए अगर हम चाहें तो हम इसे इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2/2 बाहर में ही 1 हो जाएगा, तो मतलब ये आ गया 2x minus 1 लेस देन इक्वल्स टू, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4x प्लस ये 2 into 1/2 विल बी 1। इसको इवेल्युएट करेंगे, 4x में से 2x माइनस हुआ तो 2x आ गया, और ये -1 में -1 चला गया तो -2 हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि x जो है वो -1 या उससे ग्रेटर है। इस वाले को इवेल्युएट करने के लिए सेम चीज है, अगर हम इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 2 जा 4x हो जाएगा, ये 2 into 1/2 विल बी 1 लेस देन ये क्या है 5 2 जा 10 प्लस 1 11/2 है, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 हो जाएगा प्लस 2x। सॉल्व करने के लिए 4x में से 2x माइनस करेंगे लेस देन इक्वल्स टू 11 minus 1, क्या आएगा यहाँ पे 2x लेस देन इक्वल्स टू 10, तो x का वैल्यू आ गया लेस देन इक्वल्स टू 5, क्योंकि 10 को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारा कंबाइंड में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 5। तो ये हमारा सॉल्यूशन। अब डिपेंड्स ऑन, क्वेश्चन में कहा है कि अगर हमारा x किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। रियल नंबर में सारे नंबर्स आ जाते हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि अगर रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा -1, क्योंकि x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, तो सबसे लीस्ट वैल्यू -1 है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 5 या 5 के नीचे नीचे। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में कह दे कि अगर x बिलोंग्स टू होल नंबर है, तो अगर x होल नंबर से बिलोंग करता है तो -1 के आगे पहला होल नंबर क्या आता है, दैट इज 0, तो 0 हो गया मिनिमम वैल्यू, और 5 तो इटसेल्फ एक होल नंबर है, तो मैक्सिमम में 5 ही रहेगा। अब आपसे पूछा है व्हाट विल बी द चेंज इन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू में चेंजेस आया है, कितने का चेंज आया है 1 यूनिट का, ठीक है, 1 का डिफरेंस आ गया, जबकि मैक्सिमम नंबर में कोई चेंजेस नहीं है। मैक्सिमम नंबर में आप लिख सकते हैं कि यहाँ नो चेंज, जबकि मिनिमम नंबर में 1 यूनिट का चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक इस तरह का इक्वेशन है, ये किस तरह का इक्वेशन है क्या आप बता सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और यहाँ पर सॉल्व करके हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 5/x, ठीक है, प्लस 4√3 इज इक्वल्स टू 2√3 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और मेंशन किया हुआ है कि x जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0। इसका भी रीजन होता है, x का वैल्यू 0 नहीं क्यों हो सकता, क्योंकि जैसे ही अगर हम यहाँ 0 प्लेस करेंगे तो ये 5/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी 0 प्लेस करेंगे तो ये भी नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो फिर हमारा इक्वेशन वैलिड नहीं रहेगा। इसलिए x का वैल्यू जो है वो दैट शुड बी नॉन जीरो। ओके, तो लेट अस फाइंड द सॉल्यूशन। अगर हम इस x स्क्वायर को उधर भेज के ईच टर्म से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा 5 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन x, तो x और x कैंसिल होके 5x हो जाएगा। दिस विल बी 4√3 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2√3। ओके, इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहां पर स्प्लिटिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे। 4 2 जा 8 और √3 इंटू √3 क्या होता है 3, तो 4 इंटू 2 इंटू √3 मल्टीप्लाइड बाई √3। ठीक है, तो ये आ रहा है 8 इंटू 3 दैट इज 24। अब आपको समझना है कि इसको स्प्लिट कैसे करें। 24 को स्प्लिट करने के लिए क्या करना है, किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 24 आना चाहिए, और ये साइन बता रहा है कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो मतलब उस दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 24 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आ जाए, तो उसका मतलब है कि उसी तरह से ये स्प्लिट होगा। तो अगर हम चाहें तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसको बच्चे एलसीएम भी बोलते हैं, गलत है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, चूंकि एक नंबर है।
तो 12, 6, 3, तो हम देख सकते हैं कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और 3 को सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आ रहा है और 8 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे ऑब्वियसली 24 आएगा। तो हमें पेयर पता चल गया 4√3x² प्लस 8x माइनस 5x। अब आप ये भी सोचो कि अगर सब्ट्रैक्ट ही करना था तो हम 8 को नेगेटिव, ओके सॉरी यहां पर 3 होगा, -2√3। अब आप ये सोचो कि अगर हमको सब्ट्रैक्ट ही करना था तो प्लस के जगह पर माइनस और माइनस की जगह पे भी प्लस हो सकता था, लेकिन हमें रिजल्ट प्लस में चाहिए तो बड़े नंबर को हम पॉजिटिव रखते हैं। अब हम फर्स्ट सेकंड में कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन होगा, 4x √3x प्लस 2 माइनस 3 नहीं कॉमन ले सकते, √3 कॉमन होगा तो √3 इंटू √3x माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, जो कि माइनस कॉमन है, इज इक्वल्स टू 0। तो 4x माइनस √3 और √3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। जब भी किसी दो टर्म का प्रोडक्ट 0 आए, मतलब अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन और सेकंड एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके अगर हम 0 ला रहे हैं, इसका मतलब है या तो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारा 0 है, मतलब 4x माइनस √3, या तो फिर ये 0 है, या फिर √3x प्लस 2 इसका रिटर्न या इसका रिजल्ट 0 होगा। अगर हम यहां से देखें तो x का वैल्यू क्या आएगा, √3/4, और अगर हम यहां से देखें तो x का वैल्यू आएगा -2/√3। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन क्या है, √3/4 या फिर -2/√3। सो दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशन। So please pause the video to note the content. Next question है हमारा 55, जहां पर है the marked price of a toy is same as the percentage of GST that is charged। और अगर price of the toy 24 है inclusive of the tax, तो आपको बताना है कि वो x क्या है। मतलब हमें x किसको कंसिडर करना है, क्वेश्चन कह रहा है कि खिलौने का जो मार्क्ड प्राइस है, अगर 100 रुपए का खिलौना है तो जीएसटी भी 100% है, अगर 10 रुपए का खिलौना है तो जीएसटी भी 10% है, अगर 20 रुपए का खिलौना है तो जीएसटी भी 20% है। तो देखते हैं कि आंसर क्या आएगा या फिर कैसे बनेगा। तो सबसे पहले ये समझो कि अगर हम मान लें, क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि आपको मार्क प्राइस को एक्स कंसिडर करना है, तो हम लिखेंगे लेट द मार्क्ड प्राइस बी एक्स। तो मार्क प्राइस अगर एक्स है तो उसी एक्स में हम जीएसटी ऐड करेंगे ना, तो जीएसटी भी तो एक्स ही है, सेम एज, तो जीएसटी भी हमारा कितना है, x%। तो उस मार्क प्राइस में जब हम x% ऑफ मार्क प्राइस को ऐड करेंगे तो बिल अमाउंट होना चाहिए, जो कितना है 24 रुपीज है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, x प्लस x अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, आएगा आंसर x प्लस x² बाई 100 इज इक्वल्स टू 24। अगर हम दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 100x, ठीक है, और ये आ जाएगा x², क्योंकि 100 कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू 2400। इसे हम लिख सकते हैं x² प्लस 100x माइनस 2400 इज इक्वल्स टू 0। अगर हमें स्प्लिट करना है तो फिर से वही काम कि 2400 को हमको इस तरह से लिखना है ताकि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 2400 आए और उसमें डिफरेंस 100 का होना चाहिए। अगर हम इसको ऐसे लिखें 120x माइनस 20x, तो हमारा काम हो जाएगा ना, 120 में जब 20 जाता है तो 100 बचता है, और मल्टीप्लाई करने पर माइनस 2400 भी आ रहा है, तो x कॉमन हो जाएगा 120। यहां पर हम 20 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 120 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स x प्लस 120 का रिजल्ट प्रोडक्ट x माइनस 20, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, या फिर x का वैल्यू मतलब x प्लस 120 0 होगा, दैट इज x का वैल्यू माइनस 120 होगा, या फिर x माइनस 20 का रिजल्ट 0 आएगा, दैट इज x का वैल्यू 20 हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि ये प्राइस था तो प्राइस तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसका मतलब व्हाट इज द करेक्ट आंसर 20। मतलब
यहाँ पर ये है कि x का वैल्यू 20 है, जो मार्क प्राइस भी है और GST भी है। सो प्लीज pause the video to note the content. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। इसको क्लीन कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कोई दो नंबर है, ठीक है, वो दो नंबर का मीन प्रोपोर्शन जो है वो गिवन है 6। मतलब अगर हमारे पास एक नंबर x है और दूसरा नंबर को मान ले y है, ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं लेट दी टू नंबर्स बी x एंड y। लिखना ही होगा क्योंकि सब्जेक्टिव है। तो अगर मीन प्रोपोर्शन 6 है मतलब x अपॉन 6 का जो रेशियो आएगा वही 6 अपॉन y का रेशियो होगा। मीन प्रोपोर्शन मतलब जैसे मान लेते हैं a, b और c अगर प्रोपोर्शन होता है तो a बाई b किसके इक्वल होता है, b बाई c के। तो सिमिलरली अगर 6 इनका मीन प्रोपोर्शन है तो x बाई 6 का रिटर्न और 6 बाई x का y का रिटर्न सेम आएगा। हम लिख सकते हैं x y का प्रोडक्ट आएगा 36, दैट इज इक्वेशन 1। और दूसरा है कि अगर हम इसी दो नंबर को कंसिडर करें तो यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शनल दे रखा है 48 है, मतलब x, y एंड 48। अगर ऐसा हो तो x अपॉन y का रिटर्न वही आएगा जो y अपॉन 48 का होगा, राइट। तो यहां से हम लिख सकते हैं y स्क्वायर इक्वल्स टू 48 x। तो यहां से x क्या आ गया, y स्क्वायर अपॉन 48, ठीक है, दिस इज इक्वेशन 2। अगर हम इसी x के वैल्यू को इक्वेशन 1 में प्लेस कर दें तो हम लिखेंगे x के जगह पर y स्क्वायर अपॉन 48 मल्टीप्लाइड बाई y इज इक्वल्स टू 36। क्या लिखा सकता है, y क्यूब इज इक्वल्स टू 36 इंटू 48। मतलब y को निकालने के लिए हमें इस प्रोडक्ट का क्यूब रूट निकालना होगा। क्यूब रूट निकालने के लिए आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो बेटर होगा हम इसको स्प्लिट कर लें। मतलब 36 को हम 6 इंटू 6 लिख सकते हैं और 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 4 जा 48, ठीक है। और इसको और फर्दर स्प्लिट करेंगे तो 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 और इस 6 को भी 3 इंटू 2, जबकि 12 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 4। और बेसिकली ये 2 और ये 2 मिलके 4 हो चुका है, तो वी कैन से कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। तो बेसिकली y क्या आ जाएगा, ये y क्यूब का रिजल्ट है, तो y आ जाएगा, इसमें से एक 3 बाहर आएगा, इसमें से एक 4 बाहर आएगा, तो 3 इंटू 4 दैट कम्स आउट 12। तो y का वैल्यू अगर 12 आ गया तो x कैसे निकालेंगे, किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। x हो जाएगा 36 अपॉन y दैट इज 36 अपॉन 12, 12 3 36। तो मतलब हमारा जो एज्यूम्ड नंबर था x और y वो नंबर क्या हो चुका है, 3 and 12। So please pause the video to note the content. Next question है क्वेश्चन नंबर 57, जहां पर यहां पर एक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया गया है, ठीक है। ये हमारा पॉलिनोमियल है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 और इसको फैक्टराइज किया गया। फैक्टराइज करने के बाद देखा गया कि ये फैक्टर्स है। मान लेते किसी बच्चे ने फैक्टराइज किया और फैक्टराइज करने के बाद उसको जो फैक्टर्स मिला दैट इज x प्लस 2 मिला, x माइनस 1 मिला और x माइनस 2 मिला, ठीक है। आपको रिमाइंडर या फैक्टर थ्योरम मतलब रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम को लगा करके ये देखना है, ये वेरीफाई करना है कि उसने जो कैलकुलेशन किया वो करेक्ट है या नहीं, या फिर अगर इनकरेक्ट है तो आपको करेक्ट रिजल्ट लिखना है, ठीक है। तो हम एक एक करके चेक करेंगे कि जैसे x प्लस 2 है तो क्या ये x प्लस 2 से डिविजिबल है। तो हम लोग डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम लगा करके, ठीक है। तो हमारा पॉलिनोमियल जो है उस पॉलिनोमियल को हम यहां मेंशन करेंगे। हमारा पॉलिनोमियल है fx जो है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3x माइनस 2। दिस इज द गिवन पॉलिनोमियल। अब इसको हम लोग को डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 2 से, तो हम ये चेक करेंगे कि इस फंक्शन में
x प्लस टू का मतलब हो गया x प्लस टू इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया -2। तो अगर हम -2 को पुट करेंगे तो 2 -2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर -3 इंटू -2 राइट। ये क्या आएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8, दिस इज -8 इंटू 2 -16, ठीक है। 2 2 जा 4 4 3 जा 12, ये 12 आ जाएगा और यहां पर 3 2 जा 6 -2, ठीक है। अगर हम इसको इवेल्युएट करें तो ये -16 -2 -18 और 12 और 6 18, मतलब रिटर्न क्या आ गया 0 आ गया। मतलब ये करेक्ट है कि x प्लस 2 जो है वो इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब हम इसी पॉलिनोमियल में सेकेंड फैक्टर को चेक करते हैं, मतलब x माइनस 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा 1। तो हम इस पॉलिनोमियल में 1 को प्लेस करके चेक करते हैं, तो 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 -2, यह आएगा 2 प्लस 3 -3 -2, यस वेरी क्लियर कि ये भी रिटर्न 0 दे रहा है, मतलब ये भी एक फैक्टर है, ठीक है। तो सेकंड वाला भी फैक्टर है और हमारा फर्स्ट वाला भी फैक्टर है। अब हम थर्ड वाले पॉलिनोमियल को, मतलब उसी गिवन पॉलिनोमियल को थर्ड वाले से डिवाइड करेंगे, मतलब x माइनस 2 है तो इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा 2। तो इस पॉलिनोमियल में हम 2 प्लेस करने वाले, 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर -3 इंटू 2 -2, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 2 जा 16 प्लस 4 3 जा 12 -6 -2, तो यहां पर कितना आएगा, अगर हम 16 में से 6 माइनस कर दें तो 10 और 12 में से 2 माइनस कर दें तो फिर 10 और 10 प्लस 10 आ रहा है 20। मतलब हमारा जो थर्ड वाला फैक्टर जो उसने फाइंड किया है वो बिल्कुल फैक्टर नहीं है, क्योंकि अगर वो फैक्टर होता तो रिमाइंडर 0 आता, ठीक है। यहां पर 20 आ रहा है, मतलब वो एक फैक्टर नहीं है। लेकिन हम ये तो कंक्लूड कर सकते हैं ना कि हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल है वो फर्स्ट और सेकंड वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब x प्लस 2 और x माइनस 1 क्या है, यहां से हमने ये कंक्लूड किया x माइनस 2 इज नॉट द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। लेकिन हमारे पास x प्लस 2 but x plus 2 and x minus 1 are the factors of the given polynomial। तो अगर x plus 2 और x minus 1 ये दोनों ही फैक्टर है उस given polynomial का, तो मतलब अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दें मतलब तो इनका प्रोडक्ट जो आएगा वो भी फैक्टर होगा। जैसे अगर 6 को बोलते हैं, 6 जो है वो 3 से डिवाइड होता है और 6 जो है वो 2 से भी डिवाइड होता है, मतलब 3 और 2 जो है वो 6 का फैक्टर है। तो क्या अगर हम इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो 6 आ रहा है, क्या 6 को डिवाइड नहीं करता है, करता है। तो अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी उस गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड कर पाएगा। तो प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या आएगा, x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1, इसका रिटर्न आता है एक्स स्क्वायर, 2 माइनस 1 इज 1x, मतलब x प्लस माइनस माइनस 2, ठीक है। तो यहां से ये रिटर्न आया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 जो है वो भी इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो अब हम इस गिवन पॉलिनोमियल को इस फैक्टर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारा गिवन पॉलिनोमियल क्या था, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल था। और इस गिवन पॉलिनोमियल को हम इसी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर से डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ठीक है। क्या होगा, अगर हम x स्क्वायर को देखें तो x स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2x से, तो रिटर्न आता है 2x क्यूब प्लस 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर, 2x इंटू माइनस 2 माइनस 4x, साइन चेंज, माइनस नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है, तो अगर ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया।
ठीक है, 3x स्क्वायर में 2x स्क्वायर जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर, 4x में से 3x माइनस हो गया क्योंकि ये प्लस 4x हो चुका है, तो प्लस x माइनस 2। आप देख सकते हैं सेम चीज है, तो 1 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, और ये साइन चेंज हो गया और इसका रिटर्न रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब हमें कोसेंट क्या ऑब्टेन हुआ है ये, तो हम लिख सकते हैं कि हमारा जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, हमारा जो, इसके बाद हम इधर कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल है वो हमने fx माना था, तो उस पॉलिनोमियल को हम लिख सकते हैं, दैट इज ये वाला पार्ट जो हमने प्रोडक्ट निकाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 1, और अगर हम इसको रीफैक्टराइज करें, मतलब जिसको प्रोडक्ट जिसका मल्टीप्लाई करके ये इसको लाए थे, तो ये वापस उसी में टूट जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1। सो हमने ये देखा कि उसका कैलकुलेशन जो था उसमें वो गलत था, उसका 2 फैक्टर सही था लेकिन जो तीसरा वाला था वो फैक्टर नहीं था, तो हमने इसको वेरीफाई किया कि ये करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है, राइट, इसका सॉल्यूशन इनकरेक्ट था, और हमने उसका करेक्ट रिजल्ट्स को लिख दिया कि वो गिवन पॉलिनोमियल को हम इन फैक्टर्स में तोड़ेंगे। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट द कंटेंट। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पर एक मैट्रिसेस है, मैट्रिक्स A है और दूसरा हमारा मैट्रिक्स B है, और हमें एक मैट्रिक्स M को फाइंड करना है जो हाफ ऑफ A माइनस ट्वाइस ऑफ B प्लस 5 टाइम्स ऑफ I। I स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आप जानते हो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है, एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो इसमें हम लोग मैट्रिक्स A का हाफ फाइंड करेंगे, मतलब अगर M को फाइंड करना है तो हाफ ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, हमारा पहला मैट्रिक्स क्या है, -6 0 4 और 2, ठीक है, -2 टाइम्स ऑफ B मैट्रिक्स हमारा क्या है 1 0 1 और 3, प्लस 5 टाइम्स ऑफ I, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, इसको रिमूव कर देते हैं, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 1 1 0 0 और 1, ठीक है, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब 1/2 है, मतलब हमको हर एक मैट्रिक्स के एलिमेंट को 2 से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा -3, ये हो गया 0, ये हो गया 2, ये हो गया 1, -2 टाइम्स ऑफ 1 0 1 3 प्लस 5 टाइम्स, तो 5 0 0 5 को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको फिर हम लोग इवैल्यूएट करेंगे, तो -3 0 2 1 -2 0 2 1 2 3 2 6 प्लस 5 0 0 5, इसको इवैल्यूएट करते हैं, ये क्या आएगा -3 और -2 -5 0 2 -2 is 0 1 -6 is -5, और ये जो हमारा दूसरा मैट्रिक्स है प्लस 5 0 0 और 5, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर -5 प्लस 5 0 0 0 0 0 प्लस 0 0 -5 प्लस 5 0, तो इसका रिटर्न क्या आया, दैट इज 0 0 0 और 0। मतलब हमारा जो मैट्रिक्स M है वो एक नल मैट्रिक्स है जिसका रिटर्न क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। हर एक एलिमेंट 0 होता है अगर किसी भी मैट्रिक्स में, तो उसे हम कहते हैं कि वो किस तरह का मैट्रिक्स है, वो एक नल मैट्रिक्स कहलाता है। तो मैट्रिक्स M हमारा एक नल मैट्रिक्स है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट द कंटेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कह रहा है कि आपको nth टर्म बताना है एक ऐसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जिसके हर एक एलिमेंट जो है कंसिस्टिंग ऑफ ऑल होल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 3 and 7, ठीक है। तो अगर हम बता दें कि कोई नंबर है या नंबर्स है, सेट ऑफ नंबर्स है इसलिए हमने नंबर्स लिख दिया, अगर वो नंबर्स 3 से डिविजिबल है, ठीक है, और वो नंबर 7 से भी डिविजिबल है, तो उसका मतलब है वो सेट ऑफ नंबर्स जो भी होंगे वो 7 into 3, मतलब वो अगर कोई नंबर 3 का डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और वो नंबर 7 से भी डिविजिबल है, तो मतलब वो नंबर
7 और 3 ये दोनों फैक्टर हो गया ना, तो इनके फैक्टर्स के मतलब इनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होने चाहिए। एग्जाम्पल, अगर एक नंबर 12 है और उसको 2 भी डिवाइड करता है और उसको 3 भी डिवाइड करता है, तो मतलब 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6, तो वो नंबर 6 के टेबल में भी आएगा। ओके, तो हम कह सकते हैं कि अगर वो नंबर 3 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है, मतलब दी होल numbers are divisible by 7 into 3 that is 21। तो वो सारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नंबर्स होंगे जो 21 के टेबल में आता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि पहला नंबर क्या होगा 21, उसके बाद दूसरा नंबर क्या होगा 21 into 2 42, नेक्स्ट नंबर 63 और इस तरह से ये नंबर आगे प्रोसीड कर रहा है। क्वेश्चन पूछता है कि आपको इसका nth टर्म बताना है। क्या आप बता सकते हैं कि इस AP का पहला नंबर क्या है, A क्या है 21 है, और इसका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस चूंकि 21 आगे बढ़ रहे हैं तो 42 माइनस 21 करने पर 21 ही आएगा। ठीक है, और आपसे पूछा है कि इस AP का आपको क्या बताना है, nth टर्म बताना है। तो nth टर्म का आप फॉर्मूला जानते हो, TNth फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर हमारा पहला टर्म है 21 और नंबर ऑफ टर्म्स को n ही रखना है, तो n माइनस 1 इंटू 21, इसको इवेल्युएट करेंगे तो आएगा 21 प्लस 21n माइनस 21, दैट कम्स आउट 21n। मतलब इस AP में किसी भी टर्म को अगर हमको फाइंड करना है तो उस nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 21 इंटू n। अगर हमको फर्स्ट टर्म निकालना है तो 21 इंटू 1 21, सेकेंड टर्म निकालना है 21 इंटू 2 42, और आप देख भी सकते हैं कि वो वैल्यूज मैच कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा कि हाउ मेनी ऑफ दीज आर 2 डिजिट नंबर्स, इस AP में कितने सारे 2 डिजिट नंबर्स तैयार होंगे। तो हमारा कंडीशन ये है कि जो हमारा nth टर्म है TN जो है वो लेस देन 100 होना चाहिए, क्योंकि 100 3 डिजिट नंबर हो जाता है। 100 क्या है, पहला 3 डिजिट नंबर है, इसके नीचे नीचे जो भी नंबर होगा वो 2 डिजिटेड होगा, क्योंकि स्टार्ट तो 21 से ही हो रहा है, दैट इज 2 डिजिटेड। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है 21n, दैट इज लेस देन 100 हम लिखेंगे, और यहां से हम n को फाइंड करते हैं, तो n क्या आ जाएगा लेस देन 100 बाई 21। इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, 100 को अगर हम 21 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में 4 84 आएगा, 6 और 16 मतलब 4 16 बाई 21 आ गया। और ये एक मिक्स फ्रैक्शन में, तो अगर हम इंटीजर की बात करें, इफ n बिलोंग्स टू इंटीजर तो इसका पहला इंटीग्रल वैल्यू क्या आया 4 आया, मतलब 4 से 4 हो जाएगा ना, क्योंकि 4 के बाद 16 अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो यहाँ 0 है 1 2 3 4 5, तो 16 बाई 21 कुछ इधर होगा, और उसके नीचे में पहला होल नंबर क्या है 4, तो मतलब 4 क्या है 4 टर्म्स है, वो 4 टर्म्स है जिसमें 2 डिजिटेड नंबर है। अगर हम इसके बाद अगला टर्म लिखे तो वो क्या होगा 84, और 84 के अगर हम नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 105 हो जाएगा, जो क्या है 3 डिजिटेड नंबर है। तो कितने डिजिट्स हैं, या सॉरी कितने नंबर हैं या कितने टर्म्स हैं जो 2 डिजिटेड है, 1 2 3 और 4, यही 4 टर्म्स हैं जो 2 डिजिटेड नंबर है, और हमने यहाँ पर उसको दिखा भी दिया कि दैट इज n बिलोंग्स टू 4। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट है जिसमें कह रहा है कि आपको पहला 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो आप कुछ नहीं, इसमें सम का फॉर्मूला लगाएंगे, S10 फॉर्मूला क्या होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 10 बाई 2 2 इंटू a, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 21 प्लस 10 टर्म्स निकालना है n माइनस 1 10 माइनस 1, डिफरेंस है 21, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 42 प्लस 9 इंटू 21, क्या हो जाएगा 5 42 प्लस 189, 5 टाइम्स ऑफ 231, 1155, यही आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द AP।
So please pause the video to note the content. हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन नहीं है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जहां पर हम लोग यहां पर देखेंगे कि एक सीक्वेंस गिवन है और वो सीक्वेंस में क्या लिखा है, √3 का पावर n लिखा है, जहां n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। तो हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 1। तो अगर हम 1 पुट करें तो रिजल्ट आएगा √3। अगर हम यहाँ पर n का वैल्यू 2 पुट करें तो √3 का स्क्वायर क्या आता है, 3। अगर हम 3 पुट करेंगे तो इसी 3 को मतलब √3 इंटू √3 इंटू √3, तो रिजल्ट आएगा 3√3। अगर हम 4 पुट करेंगे तो 3√3 फिर से √3, तो मतलब 9 आएगा, और ये इस तरह से कंटिन्यू है। ठीक है, आपसे पूछा है कि ये जो सीक्वेंस है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस होता है। अगर हम बात करें 3 और √3 का डिफरेंस, तो ये तो इवेल्युएट होगा नहीं, ये कुछ ऐसा ही रह जाएगा। जबकि अगर हम बात करें थर्ड और सेकंड में डिफरेंस, तो वो आएगा 3√3 -3, तो फिर ये डिफरेंट रिजल्ट दे रहा। मतलब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस तो नहीं है, इसलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसके लिए हम लोग चेक करेंगे, रेशियो निकालेंगे, कॉमन रेशियो। अगर हम सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें तो रिटर्न आता है √3, और अगर हम लोग थर्ड टर्म 3√3 को उसके प्रीसीडिंग टर्म से 3 से डिवाइड करें तो भी रिटर्न आ रहा है √3। मतलब आइडेंटिकल आ रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस है। और अगर कॉमन डिफरेंस है तो ये क्या है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ओके, अब क्वेश्चन में बोला है इफ द सम ऑफ इट्स फाइंड द, अच्छा ओके, अगर सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स गिवन है तो हमसे p का वैल्यू पूछा है। तो देखो, इस जीपी में रेशियो जो है वो क्या है, √3। तो हम लोग मॉड्यूलस ऑफ, अगर इसका मॉड्यूलस निकाल भी लें तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो रिटर्न पॉजिटिव देगा, जो कि ग्रेटर देन 1 है। और अगर, क्योंकि √3 का वैल्यू क्या होता है, नियर अबाउट 1.732, तो 1 से ग्रेटर है, तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं सम का, Sn इज इक्वल्स टू a r⁻n-1 अपॉन r-1, जिसमें हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, √3। रेशियो क्या है, रेशियो है हमारा √3, तो √3 का पावर नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 10 - 1 अपॉन रेशियो है √3, तो √3 - 1, और ये सम देगा ना, तो सम का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में बता रखा है कि कितना है, p3 + √3। ठीक है, और हमको इसको इवैल्यूएट करके p का वैल्यू फाइंड करना है। तो जरा देखते हैं कि यहाँ √3 है, अच्छा, √3 का पावर 10, कहीं ना कहीं √3 का पावर 10 मतलब √3 का, हम समझ सकते हैं कि ये √3 का स्क्वायर और उस पूरे का पावर 5 है। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर क्या आता है, 3, और 3 का पावर 5, 3 3 9, 9 3 27, 27 into 3 81, 81 into 3 243। तो यहाँ पर रिटर्न आएगा 243 - 1 अपॉन √3 - 1 इज इक्वल्स टू p टाइम्स ऑफ 3 + √3। इसका रिटर्न आएगा √3, 243 - 1 242। ठीक है, और ये p जो है √3 - 1 से मल्टीप्लाई होगा। अगर हम यहां देखें तो ये है 242 √3, और यहां पर क्या है, p टाइम्स ऑफ, अगर हम इसको इवैल्यूएट करें तो आएगा 3 √3 -3 + 3 -√3, राइट। ठीक है, तो ये p क्या हो जाएगा, p हो जाएगा 242 √3 डिवाइडेड बाय, इसको इवैल्यूएट अगर हम करते हैं तो 3 √3 में से √3 माइनस हो गया, तो आ गया 2 √3, और ये तो कैंसिल ही हो गया, तो मतलब वो 2 √3 आके इधर डिवाइड हो जाएगा। अब इसको 2 स्टेप में कर लेना, तो आंसर आ जाएगा 121। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 60 तक सॉल्व किया। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे। सो इतना आप लोग तब तक कंप्लीट करिए। थैंक यू।